This conference will now be recorded. नमस्कार, मैं आप सभी का 25 तारीख से शुरू होने वाली रिसर्च एंड मैथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन क्लासेस में हम सीसीएम का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारा साथ देने के लिए हमारे निर्देशक विद्या विनाश जयवंत जाधव सर जी हैं। सर बीएमएस एमडी पीएचडी स्कॉलर हैं। सर ने क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा भी किया है। सर अभी के लिए अश्विन रूरल आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। सर पिछले 8 साल से अहमदनगर में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। सर ट्राइकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। सर को प्राउड ऑफ अहमदनगर अवार्ड से भी नवाजा गया है। कहने के लिए सर के बारे में बहुत कुछ है, लाइक सर कॉस्मेट और ट्राइकोलॉजी की वर्कशॉप भी लेते हैं। पर आप सभी का आज ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर से आग्रह करना चाहूंगा कि सर आज के सेशन की शुरुआत करें, और आप सभी से अनुरोध है कि सर की हर बात को ध्यान से सुने। धन्यवाद सर, शुरू कर सकते हैं आप। Okay, Rajat, am I audible? Hello. यस सर। Okay. यस सर। So, good evening all of you. जैसे रजत ने बताया कि हम लोग जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द एनसीएसएम जो भी पीजी का रिसर्च स्टैट और बायोस्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ ऑल आर द पीजी स्टूडेंट्स, सो देयर इज नो स्पून फीडिंग फॉर यू बेसिकली। तो स्पून फीडिंग आपके लिए है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो आपको ब्रशअप आइडिया और उसका जो कंसेप्शन जो है तो वो क्लियर करने की हम कोशिश इस सीरीज में पक्का करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय रिसर्च, बहुत ज़्यादा जब हम फर्स्ट ईयर पीजी में काम करते हैं तो बहुत लोगों को यही पता नहीं होता कि व्हाट इज मीन बाय रिसर्च। इनके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो सिनॉप्सिस प्रिपेयर हो जाता है, द पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं, ऑल दोस थिंग्स, और हम उसे थेसिस बोलते हैं। बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिसर्टेशन एंड थेसिस। थेसिस इज अ पीएचडी सब्जेक्ट के ऊपर थेसिस होता है एंड डिसर्टेशन इज लाइक अ पायलट स्टडी जो आपको बहुत शॉर्ट कंटेंट पे आप काम करते हो। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो है वो हम आने वाली सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो रिसर्च मीन्स इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ चीजें नहीं इनोवेशन में डालनी है या इन्वेंशन करना है या कोई डिस्कवरी करनी है। आपको जो चीजें हैं उसको वापस से सर्च करना है, उसमें कुछ चीजें हैं या नहीं है, और उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी और स्टैंडर्ड मेथड्स जो भी है तो उस हिसाब से जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पैटर्न है तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब टाइटल्स और सब पार्ट्स है, तो उसमें हम जाएंगे। As like that, the biostatistics, the statistics, it's a branch. The statistics were derived from the statistica or the statica, which is originally is a Greek word. Meaning है इसका the mathematic equations, और जिसमें भी मैथमेटिक इक्वेशंस एनालिटिकली फॉर्म करके कुछ ना कुछ आउटकम वहां पे निकलता है, तो वो सब चीजें स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं। और जब वर्ड बायोस्टैटिस्टिक्स उसमें ऐड हो जाता है तो it's related with living things. It's not related with only human. It can be related with animal, plant or whatever it may be. जो भी लिविंग थिंग्स के ऊपर या बायोलॉजी रिलेटेड जो भी पार्ट्स है या सब्जेक्ट्स है तो उनके रिगार्डिंग जो भी हम आउटकम निकालते हैं उसको एनालिटिकल और प्रेजेंट करते हैं, दैट अंडर कम्स बायोस्टैटिस्टिक्स। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स ये दोनों अपने आप में इंटरडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। जब तक हम रिसर्च नहीं करते हैं तब तक हमें कुछ भी डाटा कलेक्शन के लिए नहीं मिलता है, और जब तक डाटा कलेक्शन नहीं मिलता है तब तक हम उसको एनालिसिस करके उससे आउटकम नहीं निकाल सकते और उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। दैट मीन्स बोथ आर द डिपेंडेंट प्रोसीजर्स। वही आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस सब चीजों में ये सब कुछ चला जाएगा। तो लेटर ऑन हम सब चीजें धीरे धीरे इस लेक्चर सीरीज में सीखने वाले हैं। बट राइट नाउ जो इंट्रोडक्टरी सेशन में है कि हम लोग बहुत, तो मैं आज एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा, बट कोशिश करते हैं हम लोग
कि रैंडमाइजेशन हम मोस्ट ऑफ द आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हर्ड अबाउट दैट वर्ड रैंडमाइजेशन। आप लोगों के सिनॉप्सिस में भी ये चीज इंक्लूड होती है कि क्लिनिकल रैंडमाइज ट्रायल और आरसीटी जिसे बोलते हैं, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल। तो बहुत लोग सैंपल सिलेक्शन में रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल है, सैंपल सिलेक्शन विल बी अ रैंडम अंडर अ रैंडमाइज प्रोसीजर। तो ये सब चीजें इसमें आती है। तो व्हाट इज मीन बाय द सैंपल? डू यू नो एनीवन कैन टेल मी अबाउट हाउ टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन? कोई बता सकता है? कि हमें अगर रिसर्च करना है तो सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें? ओके, तो सबसे पहले हमें फॉर्मुलेट करना होता है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है। उसके बाद में उसका हाइपोथेसिस, उसके बाद में हम आगे आगे चले जाते हैं। लाइकवाइज द हाइपोथेसिस, उसके बाद में उसका पैरामीटर्स, फिर जाके उसका एनालाइजेशन, फिर सैम्पलिंग, फिर मेथोडोलॉजी। ऑल दोस थिंग्स आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बट द मोस्ट रिलेवेंट पार्ट जो है ना उसमें, तो वो होता है पीको। पीको मीन्स द पॉपुलेशन इंटरवेंशन आउटकम। ओके, PICO means the population intervention comparison and the outcome. The population means in which population or in which type of people you are going to study that particular area. For example, if I am doing a trichological experiment, likewise if I am taking a Bringaraj tail for the barness, like a Khalitya or Palitya, तो बार्डनेस के जो भी पीपल हैं, जो भी लोग हैं, दैट वन इज माय एरिया ऑफ पॉपुलेशन. What is my intervention? Intervention means that the what kind of a medicine you are going to use, or what kind of a investigation method जो जिसको भी जिन लोगों का ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, तो उन लोगों के लिए what kind of a experiments or investigations you are going to study, that one comes under the intervention. वहां पे वो experiments में चला जाएगा. Then the comparison. अगर मैं भृंगराज तेल ले रहा हूँ तो उसका कंपैरिजन किसी के साथ करना बहुत जरूरी है. तो ऐसे नहीं हो सकता कि 100 लोगों में मैंने 100 लोगों में सिर्फ भृंगराज दे दिया और उनका आउटकम निकाल लिया. तो ये चीज इट्स नॉट इथिकल और ये कॉन्ट्राडिक्टरी और बायस मेथड हो जाता है इसमें. तो ये चीज कंपैरिजन, तो हम लोग जो देते हैं ना द क्लिनिको कंपैरेटिव स्टडी और द क्लिनिकल कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी इन डिसीज सी. So likewise, and what is the outcome, probable outcome of your particular thesis or the research area? You must design PICO before your study design. PICO जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको जो है ना, तो ये पूरा का पूरा PICO पे आपका सिनॉप्सिस डिपेंड होता है और पूरा रिसर्च इस पे डिपेंड होता है. तो PICO आपको सबसे पहले जज करना पड़ता है, उसके बाद में आपको हाइपोथेसिस बनता है, उसके बाद में आपको बाकी चीजें बनती है. सो लेट्स सी तो व्हाट इज मीन बाय द रैंडमाइजेशन. तो रैंडम जो वर्ड है, इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग जो है ना, तो कोई भी कहीं से भी उठा लो, ऐसे उसका मीनिंग होता है. दैट मीन्स एनीवन, एनीथिंग फ्रॉम एनी where you can pick that one. But in while we are doing a research or in a research methodology procedure, the random means it's not a random कि कोई भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, या फिर 1 से 100 में नंबर है 1 to 100 and I am just picking a randomly numbers like a 21, 37 and all those things. रिसर्च में रैंडम वर्ड का भी एक सिस्टमेटिक मैनर है. तो रैंडम अगर है तो रैंडम मीन्स आपको सिलेक्शन एक प्रॉपर वे से करना है. इट्स नॉट लाइक अ पिकिंग अ 1 नंबर, 100 नंबर, 99 नंबर, 81 नंबर. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको वो जो रैंडमाइजेशन है उसको भी एक मैनर में सिलेक्शन है, लाइक वाइज द 1, 11, 21, इस हिसाब से आपको रैंडमाइजेशन करना है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई भी से भी रैंडमाइजेशन करना है. तो रैंडमाइजेशन क्यों करना है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं उसकी. The method based on a chance alone by which study participants are assigned
to the treatment group. Means that while selecting a sample size, अब वापस से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मीन बाय द सैंपल साइज. तो सैंपल साइज जो है, इफ आई एम टेकिंग अ ट्राइकोलॉजी, जैसे हमने बिफोर कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था कि ट्राइकोलॉजी पे मुझे काम करना है, बार्निस खालित्य या पालित्य पे, वॉट एवर यू आर टेकिंग, तो उसका जो भी है, ये तो नहीं कर सकते हम कि जैसे मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस्ड आउट हूँ, तो ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के ऑल खालित्य और पालित्य के पेशेंट लेके हम वहां पे जाके हर एक पेशेंट को तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हर एक पेशेंट को जाके ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. सो फॉर दैट रीजन इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर हमें कुछ देखना है या फिर भस्म बनाते हैं या कोई भी चीज है, तो उसमें से थोड़ा सा क्वांटिटी लेके हम टेस्ट करते हैं और वापस से पूरा का पूरा हम बैच बोलते हैं कि ये ठीक ठाक हो गया. लाइक दैट वी आर चूजिंग अ पर्टिकुलर subjects from a particular population for our experiment, which is we are going to research. That one is a sample. अब ये सैंपल साइज भी डिटरमाइन करना पड़ता है. दैट वन इज अ डिफरेंट देन दैट ऑफ. इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो प्रीवैलेंस पे बेस है. अगर प्रीवैलेंस नहीं है तो उसके अगेंस्ट में भी हम उसको सैंपल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ये सब है चीजें जो है हम लोग इस लेक्चर सीरीज में सीखने वाले हैं. तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन जो आपने अभी सिनॉप्सिस में डाला होगा कि 60 सैंपल साइज, 30 सैंपल साइज, ये कहाँ से आता है, ये हमें जस्टिफाई करना पड़ता है. ऐसे नहीं है कि कोई भी डिसीज उठा लो और हर एक डिसीज के लिए 60 सैंपल साइज इज अ रिकमेंडेड. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप प्रीवैलेंस रेट 0.5 रेट परसेंट पे लेते हो तो इट्स अ सैंपल साइज रिगार्डिंग दैट अराउंड 384 समथिंग लाइक आता है. तो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे से हमें काम करना पड़ता है और सैंपल साइज डिटर्मिनेशन के बेस पे ही हम आपका लिस्ट पैरामीटर्स और लार्जेस्ट पैरामीटर जो भी होगा तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये सब चीजें कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली सैंपल साइज कैसे फॉर्मेशन में लाना है, ये सब चीजें हम इस लेक्चर सीरीज में सीखते हैं. तो रैंडमाइजेशन मीन्स द इन अ सिस्टमिक मैनर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है फॉर आवर रिसर्च ग्रुप, लेकिन वो आपको सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स. ओके. अब सैम्पलिंग मेथड क्यों करना है, रैंडमाइज क्यों करना है, तो यहाँ पे अगर हमने पकड़ लीजिए कि 1000 पीपल से जो बाढ़ने से, खालित्य से, पालित्य से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पूरे के पूरे ये अफेक्टेड है या फिर उनको ये डिसीज है. अब 100, मुझे 100 लोगों पे रिसर्च करना है लेकिन मेरा पॉपुलेशन साइज है 1000 पीपल्स, 1000 सब्जेक्ट्स आई हैव इन अ पॉपुलेशन, बट मेरा सैंपल साइज सिर्फ 100 है, मुझे सिर्फ 100 लोगों पे रिसर्च करना है. तो मैं ये नहीं कर सकता कि 1000 लोगों में से 1 to 100 लेके बात खत्म करूँ, नहीं. रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वो 1000 लोगों को इक्वली चांस मिलना चाहिए हर एक को सिलेक्शन के लिए. Means there is a possibility to get select each and every subject around a 1 by 1000. हर एक को उतना चांस है. तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं. जस्ट कुछ मेथड्स में बता दो, जैसे अब बहुत सारे लोगों ने सिनॉप्सिस में डाला होगा कि सैंपल साइज विल बी सिलेक्टेड विथ अ लॉटरी मेथड. लॉटरी मेथड पता होगा आपको कि उसमें अगर 1 से 1000 है तो 1 से 1000 नंबर के बाउल में डाल दो और उसमें से 100 नंबर, 100 चीट्स उठा लो. तो ये एक चीज होती है. तो ये हम डिटेल्स में इसके आगे सीखने वाले हैं. तो चीट्स निकालो, ये आजकल सॉफ्टवेयर जनरेटेड भी हो जाता है, ऑटोमेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो हमें कौन सा नंबरिंग एक सेट मिल जाता है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से सेट में मैक्सिमम शफलिंग हुआ है, तो उस हिसाब से हमें लेना पड़ता है. थर्ड है कि 1 to 1000 है तो इक्वल एंड ईच एंड एवरी पर्सन को अगर इक्वल लेना है तो हमें 100 में से एक नंबर, 101, 201, 301, तो ये सिलेक्शन है. ये एक मेथड है बट ये ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बायस बहुत हो जाता है. क्योंकि अगर एक नंबर का पेशेंट जो है वो 13 ईयर्स का है और 101 नंबर का पेशेंट जो है वो 70 ईयर्स का है, दैट्स मीन देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी. बायस बहुत ज्यादा आ जाएगा. बायस बहुत ज्यादा आ जाएगा क्योंकि इसका पैरामेट्रिक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो भी होगा तो वो
13 to 18 ईयर्स के लिए जो हम सिलेक्ट करेंगे या डिसाइड करेंगे वो 70 ईयर्स में बहुत ज्यादा मिलेगा कंपेरेटिव टू दिस. सो वी हैव टू डिसाइड ऑल दोस थिंग्स विद द सैम्पलिंग मेथड. अब रैंडमाइज सैम्पलिंग मेथड के एडवांटेजेस क्या है? जब हम रैंडमाइज सैम्पलिंग मेथड लेते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी बायस नहीं करते. First, we have to confirm our the inclusion criteria. That means the which patient we are going to take. It's not like that अगर बालनेस है तो मैं एक 18 साल का बच्चा ले लूंगा और 70 साल का बूढ़ा ले लूंगा. तो 70 साल वैसे ही बालनेस का एज में है तो वहां पे बाल जाएंगे ही जाएंगे पेशेंट्स के. लेकिन 18 साल का एज जो है वो बाल जाने का नहीं है या ग्रेइंग ऑफ हेयर का नहीं है. दैट मीन्स आपको ये भी सिलेक्शन बेसिस पे ध्यान देना है कि इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो भी डिसीज है तो वो किस हिसाब से, और आपको इंश्योर करना है कि इसका इंक्लूजन पैरामीटर क्या क्या रखेंगे हम लोग. जब इंक्लूजन पैरामीटर ठीक ठाक प्रॉपरली फ्रेम आउट हो गया तो उसके बाद में हम इसको पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया के बाद में. अगर आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया में ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आपका पैरामीट्रिक चेंज हो जाएगा पूरा और वहां पे आपका रिजल्ट जो है वो बायस हो जाएगा. ओके. अब सैम्पलिंग मेथड का सेकंड एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंक्लूजन क्राइटेरिया पे डिपेंडेंट है. इंक्लूजन क्राइटेरिया फ्रेम आउट प्रॉपरली कर कर सकते हैं हम लोग. सेकंड थिंग है कि बायस बहुत कम हो जाता है. ओके. थर्ड थिंग है वहां पे सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड में आ जाते हैं. सिंगल ब्लाइंड में सिर्फ पेशेंट को पता नहीं, डॉक्टर को पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ. डबल ब्लाइंड में डॉक्टर को भी पता नहीं और पेशेंट को भी पता नहीं, बहुत ज्यादा शफलिंग कर ले. ट्रिपल ब्लाइंड पीआई को भी पता नहीं, डॉक्टर को भी पता नहीं और वो पेशेंट को भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं. बस ड्रग ए और ड्रग बी में जाते हैं हम लोग. तो ये सब चीजें जो है डिटेलिंग में हम हर एक चीज को टच करेंगे, हर एक चीज सीखेंगे आगे चल के. अब ये जो सैम्पलिंग में जो है, अगर रैंडमाइज सैम्पलिंग आ गया तो उसके बाद में जो है आपको जो भी डाटा ऑब्टेन होगा यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये जो भी डाटा आपको रैंडमाइज सैम्पलिंग में ऑब्टेन होगा तो ये आपको भी पता नहीं कि कौन से पेशेंट को किस ग्रुप में जाना चाहिए. ये आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपका बायस निकल जाता है. आप चीट्स डाल के या लॉटरी मेथड से या फिर वॉट एवर द मेथड विच वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर सम लेक्चर्स, तो इसमें ये सब चीजें ये हो जाती है. तो दैट मीन्स दोनों ग्रुप में जो भी ट्रीटमेंट है वो आपके बायस पे नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है. तो दैट मीन्स प्रॉपरली जेन्युइन रिजल्ट विड्रॉ हो जाता है. सेकंड थिंग. थर्ड थिंग, जब हम रैंडमाइज सैम्पलिंग पे जाते हैं तो हमें पता है कि हम 1000 पीपल में से 100 लोग उठा रहे हैं. दैट मीन्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ओवर 1000 पीपल. ये जोनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाता है, एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाता है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉपरली आ जाता है. सो आपके हाथ में कुछ नहीं है. लेकिन ये पूरा का पूरा जो भी रिसर्च का आपका इथिकल रिसर्च का क्राइटेरिया है वो पूरा का पूरा फुलफिल हो जाता है. ओके. अब ये जो रैंडमाइज सैम्पलिंग के बाद में आपको जो भी डाटा ऑब्टेन हुआ है उसको आपको प्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे आ जाता है बायोस्टैटिस्टिक्स. अब बायोस्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें हैं. जैसे ऑब्टेन डाटा जो है उसको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेशन मेथड बहुत ज्यादा अलग अलग है. जैसे मैंने अभी 100 पेशेंट्स ले लिए, अब मुझे ग्राफ पे जाना है तो मैं 100 डॉट्स निकाल के तो वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा. तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स to present that data with the help of a graphical presentation, pictorial presentation, or whatever it may be, which we are going to see in a next series. तो ये सब चीजें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसका ऑप्टेन डाटा का एनालाइज कैसे करना है, उसको सीरीज में कौन सा कन्वर्ट करना है, डिस्क्रीट में कौन सा लेना है, उसके बाद में ये पैटर्न कैसे बनाना है और डिसाइड कैसे करना है कि ये वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल कौन से पैटर्न में जाए. तो ये सब चीजें जो है वो बायोस्टैटिस्टिक में आ जाते हैं. उसके बाद में आपको है ना बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सब सेंट्रल टेंडेंसी टुवर्ड्स दिखाते हैं. तो आपका जो भी एनालाइज डाटा है, जो भी ऑप्टेन डाटा है उसको आफ्टर एनालाइज करके आप सेंट्रल टेंडेंसी पे कितने हो, मींस दैट आपका वेरिएशन जो भी होगा, बायस जो भी होगा,
आपका रिजल्ट कितने एक्यूरेसी पे है, ये हमें चेक करना है एनालिटिकल स्टडीज पे। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट है, जैसे टी टेस्ट है, एनोवा है, काय स्क्वायर है, देन काय स्क्वायर, टी टेस्ट, एक्स स्क्वायर, उसके बाद में मैन बिटन टेस्ट। ये सब चीजें जो है, कहाँ पे पैरामेट्रिक स्टडी है, कहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक स्टडी है, कहाँ पे पेयर टी टेस्ट यूज करना है, कहाँ पे नॉन पेयर टी टेस्ट यूज करना है, विद इन द ग्रुप कौन सा यूज करना है, इन बिटवीन द ग्रुप कौन सा यूज करना है और क्यों करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ अ पैरामीटर एंड द ऑप्टेन डाटा। ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर ऑप्टेन डाटा और पैरामीटर समझ में आ गया है ना, तो आपको इजीली ये टेस्ट एप्लीकेशन बहुत इजी है। और टेस्ट के बाद में आपको वहां पे बायस लेटर देखना है। और आफ्टर दैट जो भी आपका पैरामेट्रिक स्टडी में जाएंगे, तो वहां पे आपका जो भी रिजल्ट है, तो आप दो हाइपोथेसिस या तीन हाइपोथेसिस बनाते हो, जैसे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड द सेकंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपको फिर एक्सेप्टेंस हाइपोथेसिस जो है वो एनालिटिक बेसिस पे डिपेंड होता है। तो ये सब चीजें जो है, दैट वन इज योर एनसीआईएसएम बेस्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स सिलेबस। अब यहाँ पे जो है आपको इसका जो है एप्लीकेशन इन आयुर्वेदा, लाइक वाइज आपको आयुर्वेदा में गन्वेषण है, अन्वेषण है, उसके बाद में जो है प्रमाण शारीर है, उसके बाद में जो है आपका युक्ति प्रमाण, और ये सब प्रमाण है इंद्रिय स्थान में चरक में दिए हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये एट दैट टाइम एंसेस्टर आयुर्वेद में, ये दीज आर द रिसर्च मेथोडोलॉजी पैरामीटर्स। तो इसको हमें अप्लाई भी करना है एज अ आयुर्वेद रिसर्चर्स। तो ये भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो all those things are going to touch in each and every lecture with the help of PPT. Okay, and we are trying to complete each and every topic before your examination. So these are the things. Next 20 to 25 days हम हर एक चीज टच करेंगे, हर एक चीज का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। और रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स जो है, तो ये जब हमें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो बेसिक कंसेप्ट के बाद में उसको पढ़ना और लिखना बहुत ज्यादा इजी है। रट्टा मारने से अच्छा है कि समझ के लिखना बहुत जरूरी है, बहुत इजी जाता है। नहीं तो फिर रिसर्च और बायोस्टैट दोनों भी रट्टा मारने की ही चीजें हैं, जो रट्टा मार के कभी भी याद नहीं होती है। तो इज दैट क्लियर? तो रजत, यस सर। ओके। सो थैंक इंट्रोडक्टरी, क्योंकि अभी जो है हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पे थे, इसीलिए मैंने ये पूरे के पूरे सिलेबस को टच करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर एक एक टॉपिक लेके बैठेंगे तो एक एक घंटा, डेढ़ घंटा भी लग सकता है। तो अभी पूरा सिलेबस में क्या और कैसे हम करेंगे, ये टच करने की कोशिश की है मैंने। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं क्या करना है। ओके। ओके सर, थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आप सभी का भी धन्यवाद। मिलते हैं 25 तारीख को। ओके, गुड नाइट।